हेलो बच्चों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। परीक्षा की तैयारी चल रही होगी। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट है मेरा। इससे पहले 3 सेट ऑब्जेक्टिव का हम शेयर कर चुके हैं। 3 सेट 30-30 क्वेश्चन का है। कुल 90 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का शेयर कर चुके हैं। अगर वो सेट सब तैयार कर लिए होंगे तो ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और 50 नंबर रहता है सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव का ये पहला सेट है मेरा। इसमें सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा बुक से सभी चैप्टर से जैसा एग्जाम में पूछता है उस तरह से सब चैप्टर से क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं देखे होंगे तो उसको वहाँ से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा कर के। सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला भी इम्पोर्टेंट है और ये सब्जेक्टिव वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये 50 नंबर का रहेगा। सिर्फ इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको शुरू करते हैं आज। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 120 का HCF एवं LCM ज्ञात करें। 120 और 72 का HCF और LCM दोनों निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। सबसे पहले 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 72 को 2 से पहले भाग देंगे 36 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 36 को 18 होगा। 18 को 2 से भाग देंगे 9 होगा। 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 होगा। यहाँ पे लिख दिए। अब जो इसका अभाज्य गुणनखंड आया उसको हम पहले यहाँ पे लिख ले रहे हैं। 72 का अभाज्य गुणनखंड में हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। उसको लिख दिए यहाँ पे। अब फिर 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 से पहले भाग देंगे इसको 60 होगा। फिर 60 को 2 से भाग देंगे 30 होगा। 30 को 2 से भाग देंगे 15 होगा। 15 को 3 से भाग देंगे 5 आएगा। इसका जो आया गुणनखंड वो लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। 120 का लिख दिया अभाज्य गुणनखंड जो आया उसको। अब HCF निकालना है 72 और 120 का। तो HCF हम जानते हैं कि जो दोनों का अभाज्य गुणनखंड में मिलेगा 72 का और 120 का, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो मिलेगा वही हो जाएगा HCF। तो ये 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो ये दोनों में मिल रहा है, इसको हम घेर दिए। फिर ये 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो दोनों में है, इसको भी घेर दिए। फिर ये 2 भी इसमें भी है इसमें भी है तो इसको भी घेर दिए। फिर ये 3 इसमें है 3 इसमें भी है तो ये 3 को भी घेर दिए। अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है जो कि दोनों में मिल रहा होगा। यहाँ बच गया 3, वो 3 इसमें और नहीं है। यहाँ 5 है जो कि 5 इसमें कहीं नहीं है। तो ये दोनों जो बच गया उसको छोड़ देंगे, वो HCF में नहीं आएगा। जो मिला उसको एक साथ हम गुना में लिख देंगे। तो मिला है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 तो इसको लिख दिए। यही हो गया, गुना कर देंगे सबको, ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा HCF। अब LCM निकालना है तो LCM के लिए जो मिला है उसको लिख देंगे। उसके बाद जो छूट गया जो नहीं मिला उसको भी सभी को लिख देंगे। तो जो मिला था वो लिख दिए यहाँ से पहले 3 तक। अब उसके बाद यहाँ पे छूट गया था मेरा 3 और इसमें छूट गया था 5 तो वो 3 और 5 भी लिख देंगे। जो छूटा हुआ था HCF के बाद उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब सबको एक साथ में गुना कर देंगे तो वही हो जाएगा LCM। तो LCM हो गया गुना करने से 360। दूसरा क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। 30 तक 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका पहले हम शेयर कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट। 31 नंबर क्वेश्चन ये था, ये 32 नंबर है। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्यक ज्ञात करें। एक बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए इसको हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको हम सजा लेंगे। पहले ये 6x स्क्वायर है, उसके बाद x का जो टर्म लास्ट में दिया था उसको हम पहले लिख लिए -7x। उसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म को हम लिख दिए बाद में -3। अब इसका हम गुणनखंड करके और उससे भी निकाल सकते हैं। तो पहला उसी विधि से निकाले हैं। गुणनखंड करके निकालने के लिए बीच वाला पद को हम 2 भाग में तोड़ते हैं। बीच में है -7, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। वो दोनों भाग ऐसा होना चाहिए ताकि दोनों को जब जोड़ देंगे
तो वो -7x ही आ जाना चाहिए। और अगर दोनों को गुना करेंगे तो इसका फर्स्ट और लास्ट ये दोनों को गुना करने से जितना आएगा उतना आना चाहिए, बीच वाला को जो दो भाग में तोड़ेंगे वो दोनों को गुना करने से। तो फर्स्ट में है 6x, लास्ट में है -3, दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 को 3 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा, यहाँ प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करने से आ रहा है -18x²। तो ये जो -7x है उसको दो भाग में इस तरह से तोड़ेंगे ताकि वो दोनों को गुना करने से भी आ जाना चाहिए -18x²। तो 6x² का 6x² ही रहने दिए। हम -7x था उसको दो भाग में हम तोड़ दिए, एक भाग हम ले लिए -7x -9x और दूसरा ले लिए हम प्लस में 2x। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा -7x आ जाना चाहिए। तो माइनस में है 9 और प्लस में है 2, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 7 आ जाएगा। और जब दोनों को अगर गुना करेंगे तो 9 को 2 से गुना करेंगे, ये है -9x, ये है प्लस में 2x, -9x गुना करेंगे 2x से तो ये 9 दूने 18 हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा और x गुने x तो x² हो जाएगा। तो -18x² जो कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करने से आता है उतना आ जा रहा है। तो -7x की जगह पे हम लिख दिए अब -9x प्लस 2x। अब ये मेरा 4 भाग में बट गया। अब ये फर्स्ट वाला है 6x² माइनस है दूसरा 2x, ये दोनों में से जो कॉमन आएगा उसको हम कॉमन बाहर में लिख देंगे। तो ये दोनों से हम 3x कॉमन ले सकते हैं। जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6 जो था उसके जगह पे 2 बच जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। और x² था, इससे जब x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा x। तो इसके 6x² की जगह पे जब 3x कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 2x। अब -9x, इसमें से जब 3x को कॉमन लेंगे तो ये x जो था वो तो कॉमन चल गया बाहर में। अब 9 में से 3 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन कुछ भी आने जैसा नहीं है तो यहाँ पे 1 कॉमन में आ जाएगा। 1 जब कॉमन ले लेंगे तो ये 2x यहाँ बच जाएगा, यहाँ -3 का -3 रह गया। अब ये हो गया एक पद और यहाँ से इधर एक पद हो गया। अब ये दोनों में से 2x -3 यहाँ भी है, 2x -3 यहाँ पर भी है। तो अब दोनों में से 2x -3 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया 3x प्लस यहाँ बच गया 1, तो 3x + 1 लिख दिए। अब ये बहुपद का शून्यक निकालना, तो ये बहुपद का गुणनखंड करके इतना आ गया। अब ये पूरा शून्य कब होगा, जब आ तो 2x - 3 बराबर 0 हो जाए या तो फिर 3x + 1 बराबर 0 हो जाए। अगर 2x - 3 बराबर जब 0 लेंगे तो उससे मेरा x का एक मान निकलेगा। ये 2x जहाँ था वहीं रहने दिए, माइनस में 3x था इधर, उसको बराबर के राइट साइड में ले गए तो ये माइनस से हो गया प्लस में। अब इससे x बराबर निकाल दिए, 2 यहाँ गुना में था इधर आकर के भागा में हो जाएगा तो ये हो गया 3/2। दूसरा यहाँ पे 3x + 1 था, उसको जब 0 लेंगे तो 3x बराबर ये 1 प्लस में है, इधर जाकर के हो जाएगा माइनस में। अब फिर इससे x का मान निकालना, ये 3 को यहाँ से हटाएंगे, ये गुना में इधर जाके हो जाएगा भागा में, तो ये हो जाएगा -1/3। तो x का 2 मान निकल गया, एक 3/2 और एक निकल गया -1/3। यही दोनों शून्यक हो जाएगा x का। दूसरा हम निकाल सकते हैं इसको कैसे। दूसरा निकालने के लिए जब हमको निकालना है 6x², इसको पहले सजाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -7x - 3। इसका शून्यक निकालना है हमको। तो शून्यक निकालने के लिए हम पहले शून्यक निकालने के लिए इसको हम इतना बराबर 0 करना है। तो इसको 0 करने पे मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा 6, b हो जाएगा -7 और c हो जाएगा -3। इसको हम तुलना करेंगे ये x² + bx + c बराबर 0 से। तो यहाँ पे अब इससे d हम निकालेंगे, d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान है -7 तो यहाँ पे लिख देंगे -7 का स्क्वायर, -4 ×
ए का मान है 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू सी का मान है -3 तो यहाँ हो जाएगा -3। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। ये माइनस गुने माइनस ये प्लस हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो ये हो जाएगा 72। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 9 और 2 11 का हो जाएगा, 7 to 11 121 हो जाएगा। अब इससे हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए द्विघाती सूत्र से जानते हैं x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। यहाँ पे -b का मान है -7 तो यहाँ रख देंगे -7 ब्रैकेट के बाहर, ये माइनस फॉर्मूला में था सो माइनस में रह गया, प्लस माइनस √121। ये d का मान जो आया है वो d का मान रख दिए और नीचे में हो जाएगा 2 इंटू ये का मान है यहाँ पे 6। ये हो जाएगा माइनस माइनस +7 हो जाएगा, प्लस माइनस 121 है रूट में, 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 11। नीचे हो जाएगा 2 और 6 को गुना करेंगे हो जाएगा 12। अब यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। प्लस साइन लेंगे तो हो जाएगा 7 + 11/12 और माइनस साइन लेंगे तो हो जाएगा 7 - 11/12। अब 7 और 11 को दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18/12। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ तो हो जाएगा -4/12। अब इसको काटना है हमको, 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 3 × 12 और ये हो जाएगा 3 × 6 = 18। फिर 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6 और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। एक आ गया 3/2 तो इसको लिख देंगे 3/2। दूसरा हो जाएगा ये 4 से एक बार में कटेगा, ये 4 × 3 = 12, 3 बार में जाएगा हो जाएगा -1/3। तो यहाँ से भी मेरा आ गया, ये दोनों शून्यक हो जाएगा 3/2 और -1/3। इसमें भी आया था 3/2 -1/3। तो इसको हम चाहें तो अगर गुणनखंड वाला में से बनाने में अगर किसी को दिक्कत बुझाता होगा तो इस तरह से भी इसका हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। समीकरण युग्म 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करें और m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y = mx + 3 हो। दो समीकरण दे दिया है, दोनों रैखिक समीकरण है क्योंकि इसका घात 1 है। तो दोनों रैखिक समीकरण को हल करके और m का वैसा मान निकालना है ताकि y = mx + 3 हो। तो जो समीकरण दिया हुआ है पहले दोनों समीकरण को हम लिख ले रहे हैं। 2x + 3y = 11 है, दूसरा है 2x - 4y = -24। दोनों को लिख लिए, एक का हम समीकरण 1 मान लिए, एक को मान लिए समीकरण 2। अब यहाँ पे दोनों समीकरण को हल करके हमको x और y का मान निकालना है। अब जो समीकरण दिया उसमें देख लें कि यहाँ पर है ये 2x, इसमें भी है 2x, x वाला दोनों जगह बराबर है। y का है यहाँ पे 3y और यहाँ पे है 4 -4y, ये बराबर नहीं है, लेकिन x वाला दोनों जगह बराबर है, यहाँ भी 2x यहाँ भी 2x। तो समीकरण को हल करके और जब हमको मान निकालना है तो जब दोनों जगह x का बराबर है तो हम एक समीकरण में से दूसरा को घटा देंगे। अगर बराबर नहीं रहता तो पहले हम x को या तो y को किसी एक को हम बराबर करते, लेकिन जब यहाँ बराबर अपने से ही दिया हुआ है तो सिर्फ हम यहाँ पे एक समीकरण में दूसरा समीकरण को घटाएंगे। अब इसको घटाएंगे हम इसलिए कि यहाँ भी 2x प्लस में है, यहाँ भी 2x प्लस में है, तो अगर घटाएंगे नहीं तो फिर ये कटेगा नहीं, अगर घटाएंगे तो एक माइनस में हो जाएगा तो +2x और -2x कट जाएगा, इसीलिए समीकरण 1 में से 2 को हम घटाएंगे। यहाँ पे लिख दिए। घटाने पर जब समीकरण को एक में से दूसरा को घटाना रहता है तो दूसरा समीकरण नीचे वाला जो है उसका सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये जो 2x प्लस में था वो अब माइनस में हो जाएगा, यहाँ जो माइनस में 4y था वो प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में था वो हो जाएगा ये प्लस में। अब 2x यहाँ प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 3y है प्लस में और यहाँ पे 4y भी हो गया प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 7y हो जाएगा। अब इधर है 24 यहाँ पे प्लस में, यहाँ भी है 11 प्लस में, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35।
अब 7y का मान निकल गया यहाँ 35। अब y बराबर ले लेंगे यहाँ 35, ये 7 यहाँ पे गुना में है, जब इधर आएगा तो ये भागम हो जाएगा। ये हो गया 35/7। अब 7 से इसको काटेंगे 5 बार में 35 कट जाएगा, तो y का मान आ गया 5। अब y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। कोई भी समीकरण 1 या तो 2 किसी में भी रख के हम निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो इससे मेरा x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में है 2x + 3y, तो 2x + 3, y का मान 5 आया हुआ तो y की जगह पे रख दिए 5, बराबर 11 था तो यहाँ पे 11 हो गया। अब ये 5 और 3 को गुना करेंगे, ये 15 हो जाएगा, प्लस में है 15, उसको इधर ले आएंगे तो -15 हो जाएगा। 2x जहाँ था वहीं रह गया, बराबर 11 यहाँ का जहाँ था वहीं रह गया। ये 15 प्लस में था, इधर आकर के हो गया यहाँ -15। अब 11 है प्लस में, माइनस में है 15, तो माइनस में 4 बच जाएगा। अब यहाँ पे 2x बराबर आ गया -4, इसलिए x बराबर हो जाएगा -4/2। ये 2 यहाँ पे गुना में इधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो इसको -4/2 हो गया, इसको काट देंगे, आ जाएगा x का मान -2। अब x का मान आ गया -2, y का मान आ गया 5। हमको मान निकालना है y बराबर mx + c दिया हुआ है, तो इसमें m का मान क्या होगा ये निकालना है। तो x और y दोनों का मान हम इस समीकरण में रख देंगे, x और y का, तो इससे मेरा m का मान निकल जाएगा। अब x का जहाँ है वहाँ पे रखेंगे -2, y है वहाँ रखेंगे 5। तो y बराबर mx + 3 था दिया हुआ, तो y का मान 5 आया हुआ था, तो y की जगह पे 5 रख दिए, बराबर m का m रह गया, x के जगह पे हो गया -2 आया है मान, तो x के जगह पे -2 + 3 का +3 हो गया। अब -2 को m से गुना करेंगे तो ये -2m हो जाएगा। ये 3 यहाँ प्लस में है, उसको जब इधर ले आएंगे तो 5 के साथ वो माइनस में हो जाएगा 3। अब 5 में से 3 चल जाएगा तो 2 बचेगा, ये -2m का -2m हो गया। अब ये 2 यहाँ पे माइनस जो है वो गुना में है m के साथ में, उसको यहाँ से जब इधर करेंगे तो वो भागम हो जाएगा, तो ये हो गया 2/-2, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा -1, तो m का मान निकल जाएगा मेरा -1। यही हो जाएगा आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 2 अंकों की संख्या जो है वो कितनी संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है, ये निकालना है। सबसे पहले हम 2 अंकों वाली संख्याएं क्या क्या हो सकती है उसको हम पहले लिख लेते हैं। 2 अंकों की संख्या शुरू होगा 10 से, उससे पहले 10 से पहले 9, 8, 7 ये सब तो सब एक अंक वाला है, तो उसको हम नहीं लेंगे। हमको 2 अंकों वाली जो संख्या है उसी से मतलब है। तो 10 से शुरू होगा, लास्ट वो 99 तक जाएगा। 99 के बाद जब जाएंगे तो 100 होगा, जो कि 3 अंक हो जाएगा। तो हमको सिर्फ 2 अंकों वाली संख्या लेना है। तो 10 से 99 तक हो गया 2 अंकों वाली संख्या। अब इसमें से 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन है उसको हम छांट के अलग कर लेंगे। तो 3 से विभाज्य होने वाला ये 10 है सबसे पहला संख्या, जो कि लेकिन 2 अंक वाला, लेकिन ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। फिर 11 है 2 अंक वाला संख्या, वो भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। फिर अगला संख्या 12 है 2 अंक वाला, जो कि 3 से विभाज्य हो जाएगा। 3 से इसको भागा देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। तो पहला संख्या 2 अंक वाला मिल गया 12, जो कि 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हम 12 लिख लिए। 12 के बाद फिर 13 भी 3 से नहीं विभाज्य होगा, 14 भी नहीं विभाज्य होगा। फिर अगला संख्या 15 है, जो कि 3 से विभाज्य होगा। तो 12 के बाद हो गया 15। इस तरह से फिर अगला आएगा 18, फिर आगे 21 आएगा। तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हो गया 12, 15, 18, 21। इस तरह से और भी बहुत सारा संख्या आएगा। अंतिम संख्या जो 3 से विभाज्य होने वाला रहेगा वो होगा 99। ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये मेरा बन गया, एक डाटा निकल गया। अब इसमें से बीच में जो डॉट डॉट है, ये इधर यहाँ कितना संख्या और है जो कि टोटल 3 से विभाज्य होने वाला है, ये हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ प्रथम पद मेरा ये हो जाएगा 12, तो ये बराबर यहाँ 12 हो गया। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, कुल कितना पद है जो कि 3 से विभाज्य होगा। तो n हमको निकालना है, तो n बराबर हम लिख दिए वाट। अब अंतिम पद जो यहाँ आ रहा है मेरा 3 से विभाजित होने वाला, वो है 99।
तो अंतिम पद को an से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे an बराबर हो गया मेरा 99, nवां पद। nवां पद हो गया 99, प्रथम पद हो गया 12। अब n जो है वो कितना होगा, कुल कितना पद होगा, जो कि 3 से विभाजित होने वाला संख्या है 2 अंक वाला, तो वही निकालना है हमको n। तो यहाँ d निकालेंगे पहले हम। d निकालने के लिए हो जाएगा फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 होता है दूसरा पद, a1 पहला पद है, तो दूसरा पद है 15 में से 12 को घटाएंगे, 15 माइनस 12, तो ये 3 बच जाएगा। तो d आ गया सार अंतर जिसको कहते हैं, वो सार अंतर हो गया मेरा 3। अब यहाँ पे n निकालने के लिए हम nवां पद का फॉर्मूला को लेकर के चलेंगे। nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है nवां पद का फॉर्मूला। अरे nवां पद मेरा दिया हुआ है जो कि है 99। अंतिम पद जो है वही nवां पद होगा, तो वो 99 मेरा दिया हुआ है। तो nवां पद के जगह पे यहाँ पे an के जगह पे हम लिख दिए यहाँ 99। अब इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए का मान है 12, तो ए के जगह पे रख दिए यहाँ 12, प्लस n का मान तो हमको निकालना ही है, तो n का n रह गया। डी का मान हम निकाल चुके हैं 3, तो डी के जगह पे हो गया 3, तो 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 हो गया बराबर यहाँ 99। अब इसको हल करेंगे, इससे n का मान निकल जाएगा मेरा। अब ये n माइनस 1 इंटू 3 का n माइनस 1 इंटू 3 ही रहने दिए। 12 यहाँ प्लस में था, वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 99 के साथ यहाँ माइनस में हो गया 12। अब n माइनस 1 इंटू 3 था, 99 में से 12 को घटाए तो यहाँ पे 87 बच गया। अब 3 यहाँ पे गुना में था, उसको जब इधर ले जाएंगे तो भागम हो जाएगा, तो 87 के भागम हो गया यहाँ पे 3। अब 87 को 3 से काटेंगे, 29 बार में कट जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 29। इसलिए n बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है 1, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 29 प्लस 1 ये हो गया 30। n का मान आ गया 30। इसका मतलब इसलिए 2 अंकों वाली कुल 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। n का मान 30 आया, मतलब कुल 30 संख्या इस तरह का निकलेगा जो कि 3 से विभाज्य होगा 2 अंकों वाला। अगला क्वेश्चन है मेरा 35 नंबर। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। 2 बिंदु दिया हुआ है, एक है 3, 6 उसको हम मान लिए ये, दूसरा है -3, 4 जिसको हम मान लिए b। अब ये दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु दे दिया है यहाँ पे एक्स वाई, एक बिंदु वो है मान लिया, उसका है निर्देशांक एक्स वाई। तो एक्स वाई में क्या संबंध होगा अगर ये दोनों जो बिंदु दिया है वो इससे समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर अगर है ये बिंदु, तो एक्स वाई में क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मेरा कि ये से वो और बी से वो दोनों दूरी बराबर होगा, क्योंकि ये एक्स वाई वाला जो बिंदु है वो इस बिंदु से और इस बिंदु से दोनों से समदूरस्थ यानी कि बराबर दूरी पर है ये। तो यहाँ पे दूरी सूत्र से हम निकालेंगे। दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र का फॉर्मूला। अब जब ये समदूरस्थ है इस बिंदु से भी और इस बिंदु से भी, तो यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी दोनों दूरी बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए वो बराबर बी वो, ए से वो और बी से वो दोनों दूरी ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बिंदु दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है। अब ए वो का दूरी निकालना है हमको, तो दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र x2 माइनस x1। अभी इसका निर्देशांक को हम x1 y1 मान लिए और इसका निर्देशांक को x2 y2, तो ये दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे x2 के जगह पे है x और x1 के जगह पे है 3, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x2 के जगह पे x है, तो ये x माइनस x1 के जगह पे 3 है, तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, y2 है y और y1 है 6, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर। अब b से o का दूरी निकाल रहे हैं, ये वाला दूरी हम निकालेंगे। तो इधर के लिए जब इसका निर्देशांक को x2 y2 मान चुके हैं, तो इसका निर्देशांक को अगर हम यहाँ पे मान ले रहे हैं, ये x1 और ये हो गया y1। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 है ये x और ये x1 है -3, तो हो जाएगा x माइनस -3, ये x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है y और y1 है 4, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। x2 x1 और y2 y1 दोनों का मान रख दिए सिर्फ। अब इधर भी है रूट, इधर भी है रूट, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो दोनों का रूट खत्म हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, और ये हो जाए इसका रूट है, इसका वर्ग कर दिए, इधर भी हो जाएगा वर्ग, ये माइनस गुने माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इधर भी कर दे रहे हैं हम वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अब ये स्क्वायर है और ये रूट है, ये खत्म हो जाएगा दोनों, इसका भी स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इधर हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और इधर बच जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर a के जगह पे x है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस, अब इसको भी फिर वैसे ही तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और y से तो हो जाएगा 12y प्लस बी स्क्वायर, b के जगह पे 6 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही इधर भी फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 6x प्लस बी स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बराबर के लेफ्ट साइड में भी है एक्स स्क्वायर, बराबर के राइट साइड में भी है एक्स स्क्वायर, जब दोनों तरफ है तो इसको हम काट देंगे, दोनों प्लस में ही है फिर भी ये कट जाएगा, इसलिए कि जब बराबर के दाहिना साइड में है एक्स स्क्वायर, इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस में है वो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा। इसीलिए दोनों जब अपोजिट साइड में है और सेम साइन है, प्लस में ही तो हम इसको काट सकते हैं। वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, कट जाएगा। अब बच गया यहाँ पे माइनस 6x, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 6x, और इधर बचा है x वाला टर्म, वो है प्लस में 6x, जो कि इधर ले आएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 6x। तो ये वाला इसको हम लेफ्ट साइड में ला करके यहाँ लिख चुके हैं। उसके बाद y वाला पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे है माइनस में है 12y, और इधर y वाला है माइनस में 8, तो इधर आकर के हो जाएगा प्लस में 8y। उसके बाद यहाँ पे है 9
और ये 36 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45। और इधर है यहाँ पे 16 और यहाँ पे है 9, ये दोनों को ऐड करके होगा ये 25। अब जो उसको भी लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो इधर हो जाएगा 25। अब इधर बच जाएगा 0। ये माइनस में 6x और माइनस 6x हो जाएगा -12x। ये माइनस में 12y है और प्लस में है 8y, तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 4y। ये प्लस में है 45, माइनस में है 25, ये बच जाएगा यहाँ पे 20 प्लस में बराबर हो जाएगा 0। अब कॉमन कुछ आने वाला है, इसमें 4 को हम सब जगह से कॉमन ले सकते हैं। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो माइनस में हम कॉमन ले लेते हैं 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, 4 ये 12 हो जाएगा माइनस में यहाँ पे, तो ये 3x हो गया। यहाँ पे हो जाएगा +y और -5 बराबर 0। ये 4 गुना में है, इधर जाकर के भागा में हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा मेरा 3x + y - 5 बराबर 0। यही हो जाएगा x और y में संबंध। आगे क्वेश्चन है 36 नंबर। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा का मान निकालें। cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो जो जिसका मान निकालना है उसको हम लिख लिए पहले यहाँ पे। अब ये हो गया किस फॉर्म में है देखते हैं इसको। ये है a + b × a - b, तो ये + b × a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो ये जो लिखा हुआ है इसके जगह पे हम a² - b² वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। तो ये के जगह पे है 1, b के जगह पे है sin थीटा, तो ये स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस b², b के जगह पे sin थीटा है तो यहाँ हो जाएगा sin² थीटा। नीचे में भी वैसे ही है a + b × a - b, ये भी हो जाएगा a² - b²। a के जगह पे यहाँ पे है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस b के जगह पे है cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cos² थीटा। अब ये हो गया 1 - sin² थीटा बटे 1 - cos² थीटा। अब फिर यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा। 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा, ये फॉर्मूला है। इसलिए ये होता है कि एक फॉर्मूला मेन इसका हम जानते हैं कि sin² थीटा + cos² थीटा बराबर होता है 1। अब इसी में से ही यहाँ पे cos² यहीं रहने देंगे, यहाँ से sin² को हटा देंगे तो ये प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो cos² थीटा बराबर हो जाएगा 1 - sin² थीटा। तो वही हो गया यहाँ पे 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा। तो जो 1 - sin² थीटा था वहाँ पे हम लिख देंगे अब cos² थीटा, तो ये हो जाएगा cos² थीटा बटे 1 - cos² थीटा। ये cos² थीटा प्लस में उसको जब इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 - cos² थीटा, और इधर बच जाएगा sin² थीटा। तो 1 - cos² थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है sin² थीटा। अब ये हो गया cos² थीटा बाय sin² थीटा। अब हम जानते हैं कि cos थीटा बटे sin थीटा बराबर होता है cot थीटा, ये फॉर्मूला है। तो cos थीटा बाय sin थीटा cot थीटा होता है, तो cos² बाय sin² थीटा है, तो ये हो जाएगा cot² थीटा। अब cot थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है, तो cot² थीटा है तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64, यही हो जाएगा आंसर। है 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये सेक्शन सी में आ गया।
अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सेक्शन बी में था, जो कि सब 2-2 नंबर का रहेगा। सेक्शन सी का जो है वो 6 क्वेश्चन बनाना रहेगा, इसमें 3-3 नंबर का रहेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे सिद्ध करना है कि 5 - एक अपरिमेय संख्या है। 5 - को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको हम सबसे पहले हम लिख लेंगे, इसको मान लेते हैं इसको हम कि ये अपरिमेय सिद्ध करना है, तो पहले इसको हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि माना 5 - एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, लेकिन हम पहले मान के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अब जब ये इसको हम परिमेय संख्या मान लिए, तो परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक होता है और सहअभाज्य होता है, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया परिमेय संख्या। 5 - को माने तो वो P/Q के रूप में लिखा गया। अब यहाँ से अगर हम ये √3 जो माइनस में है उसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 का हम 5 रहने दिए। ये P/Q प्लस में, उसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा P/Q। और ये √3 माइनस में है, वो इधर आकर के हो जाएगा प्लस में √3। अब ये मेरा 5 - P/Q हो गया और इधर हो गया √3। इसको अगर हम पहले √3 को लिख लें तो ये हो जाएगा √3 बराबर 5 - P/Q। इसको पहले कर दिए, इसको पीछे ले आए। अब क्या है कि हम जानते हैं कि 5 जो है वो परिमेय संख्या है, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, वो परिमेय होता है, जहाँ पे P और Q दोनों सहअभाज्य होता है, पूर्णांक होता है। तो 5 है परिमेय संख्या, और P/Q भी परिमेय संख्या है। अब किसी भी परिमेय संख्या में जब कोई परिमेय संख्या को घटाते हैं, तब वो भी हमेशा परिमेय संख्या होता है, ये चीज हम जानते हैं। अब ये हो गया परिमेय संख्या। √3 जो है वो होता है यह परिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्णांक है नहीं, इसलिए √3 होता है यह परिमेय संख्या। अब एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या हम सिद्ध कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या √3 है वो एक परिमेय संख्या के बराबर आ जा रहा है, जो कि ये गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये इसलिए हो रहा है कि हम माने जो थे पहले अपरिमेय संख्या जो था उसको परिमेय मान लिए थे, इसी चलते से मेरा यहाँ पे एक यह अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि √3 एक यह परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या के बराबर हो जा रहा है। ये विरोधाभास हो जा रहा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों बराबर हो नहीं सकता है, तो ये विरोधाभास हो जा रहा है मेरा गलत अवधारणा के कारण, जो कि विरोधाभास है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ये जो विरोधाभास आ रहा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या बराबर हो जा रहा है, तो ये मेरा गलत कल्पना के कारण ही हो रहा है। मेरा गलत कल्पना क्या हुआ था कि जो 5 - √3 को परिमेय संख्या मान लिए थे, वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अतः 5 - √3
एक या परिमेय संख्या है। तो इससे मेरा सिद्ध हो जाएगा कि 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 एवं 2x माइनस 3y बराबर 12 को ग्राफीय विधि से हल करें। दो समीकरण दिया हुआ है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है x प्लस 3y बराबर 6, इसको हम ले लिए समीकरण 1 मान लिए। दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 12, ये हो गया समीकरण 2। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इससे x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3y, ये 3y प्लस में इधर आकर के माइनस में हो गया 3y। यहाँ पे अब हम इसका बॉक्स बना लेते हैं, एक x एक y का कॉलम। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए x और y दोनों का कम से कम 2 मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जब हम यहाँ पे जो y का दिया हुआ है मान, इसमें y की जगह पे अगर हम पहले यहाँ पे 1 अगर रखें, यहाँ पे 1 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। तो y के जगह पे अगर हम जैसे कि इसमें अगर y बराबर अगर 1 हम रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 1, तो 6 माइनस 3 बराबर 3। तो y का मान अगर 1 रखे तो x का मान आ गया 3, 3 लिख दिए। अब अगर हम y के जगह पे रखें अगर 2 को, हम जहाँ y है वहाँ पे अगर हम 2 रखें तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में से 6 घटेगा 0। तो y का मान अगर हम 2 रखें तो x का मान आ गया मेरा 0। तो ये 2 मान निकाल लिए x और y का, ये दोनों को हम यहाँ पे लिख दिए। अब दूसरा जो समीकरण दिया हुआ था उससे हम फिर ऐसे ही निकालेंगे x का मान। ये 2x बराबर हो जाएगा 12, ये माइनस में है 3, इधर जाकर के हो जाएगा प्लस में 3y, इसलिए ये x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y बाय 2। अब इसका भी बॉक्स बनाएंगे, कम से कम 2 मान हमको निकालना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, 2 मान कम से कम निकालना होगा। अब इसमें फिर हम y के जगह पे इसका कुछ मान बैठाएंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पहले अगर हम y बराबर रखें यहाँ -2, कुछ भी रख सकते हैं हम, जो बुझाए 0 1 2 3, लेकिन यहाँ पे अगर हम y बराबर रखें अगर -2 तो x बराबर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू -2, जहाँ y है वहाँ पे -2 लिख दिए बटे 2। इससे हो जाएगा x बराबर 12, ये प्लस गुने माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 3 गुना करेंगे 3 दूना 6 बटे 2, 12 में से 6 घटेगा 6 हो जाएगा बटे 2, ये काटेंगे इसको 3 आ गया। तो x का मान आ गया 3, कब, जब y का मान लिए थे -2। अगर हम y का मान अगर ले लें -4, y का मान अगर हम -4 लें तो x का मान क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू y है तो y के जगह पे लेंगे -4 बटे 2, ये हो गया 12 प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 बटे 2, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 0 बटे 2 मतलब कि 0 हो गया। तो जब y का मान हम लिए -4 तो x का मान आ गया 0। दोनों का 2 मान निकाल लिए। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाएंगे तो दोनों का अलग अलग ग्राफ बनेगा। अब दोनों का ग्राफ जो बनेगा उसमें जहाँ पे ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करेगा वही बिंदु हो जाएगा ये दोनों समीकरण का हल। तो इसका ग्राफ हम दिखा रहे हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ ये है बना हुआ। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए एक x अक्ष हो जाएगा, ये हो गया x, x डैश, x अक्ष हो गया, ये हो गया
वाई वाई डैश मेरा हो गया वाई एच, ये वाई हो गया, ये हो गया वाई डैश, तो वाई वाई डैश हो गया मेरा ये वाई एच। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष में जो मेरा मान आया हुआ था उस मान को रखेंगे। जैसे पहला समीकरण के लिए मान आया था एक्स का 3 वाई का 1, तो हो गया एक्स का 1 2 3 ये वाला हो गया, और वाई का 1 यहाँ पर है, तो 3 और वाई का 1 ये वाला बिंदु आ रहा है 3 और 1, तो यहाँ पे हम लिख दिए 3 1, ये हो गया एक बिंदु मेरा। फिर दूसरा बिंदु के लिए x का 0 y का 2 है, तो x का 0 और y का 2, y अक्ष ये है तो y का 2 यहाँ तक आएगा, और y अक्ष पे x का मान 0 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा x का 0, तो ये बिंदु हो गया 0 और 2। अब एक बिंदु मेरा था 3 और 1 और दूसरा बिंदु था 0 और 2। अब ये दोनों बिंदु को लेते हुए यहाँ से इसको हम लाइन ये खींच दिए, एक ये मेरा बन गया, ये एक रेखा हो गया। ये पहला समीकरण का था, पहला समीकरण था x प्लस 3y बराबर 6, तो इस पर हम लिख दिए x प्लस 3y बराबर 6। अब दूसरा जो समीकरण दिया हुआ था उसमें x और y का जो मान आया है उसको देखते हैं। x है 3, y है -2, तो दूसरा वाला का ग्राफ ये है, x का 3 और y माइनस में है तो माइनस वाला नीचे तरफ आएगा, तो माइनस में है यहाँ पे है 2, तो ये वाला बिंदु मेरा हो जाएगा 3 है x का और y का -2, तो ये बिंदु हो गया 3 -2 वाला। दूसरा मान आया था x का 0 y का -4, तो x का 0 और y का -4, y है -4 तो माइनस में 4y यहाँ पर आ रहा है, और y अक्ष पे x 0 होता है, तो यही बिंदु हो गया मेरा x का 0 और y का -4, तो ये बिंदु हो गया मेरा 0 और -4। अब ये दोनों बिंदु अभी मेरा निकला हुआ था, अब ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए हम लाइन खींच देंगे। अब ये दूसरा समीकरण का लाइन है, तो दूसरा समीकरण का नाम लिख दिए यहाँ पे 2x - 3y बराबर 12। अब ये जो दोनों बिंदु को लेकर के लाइन खींचे, और ये दोनों बिंदु को लेकर के जो लाइन खींचे, ये दोनों आकर के यहाँ पे क्रॉस किया है, यहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है, तो जिस बिंदु पे काटता है वही ये दोनों समीकरण युग्म का हल होता है। तो ये किस बिंदु पे काट रहा है, x अक्ष पे काट रहा है, तो x अक्ष पे y का मान होता है 0, तो y का मान हो जाएगा 0, और x अक्ष पे ये 6 इकाई पर काटा है, तो x का मान हो जाएगा 6, तो यही हो जाएगा इसका, इस समीकरण का हल। इसका हल हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हल होगा x बराबर 6 और y बराबर 0, ये 6 और 0 पर ही काटा है एक दूसरे को, तो यही हो जाएगा इसका हल। एक ग्राफ वाला एक क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एक एपी दिया हुआ है 8 3 - 2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। एपी दिया हुआ है, इसका प्रथम 22 पद का योग क्या होगा ये निकालना है। योग यानी कि सम, जिसको एसएन जो कहते हैं वो निकालना है। तो यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है, ये बराबर पहला पद 8 है, ये बराबर हो गया 8। उसके बाद यहाँ पे 22 जो है वो दिया हुआ, 22 पदों का योग निकालना है। तो n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, कुल पदों की संख्या। तो n यहाँ पे दिया हुआ है, 22 पदों का योग निकालना है, तो n हो जाएगा 22। उसके बाद क्या निकालना है हमको, क्या सम निकालना है 22 पदों का, यानी कि यस 22 पदों का सम क्या होगा ये निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला जो है, एन पदों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है सम निकालने के लिए, एक n चाहिए, ये n मेरा दिया हुआ है, ये चाहिए, ये भी दिया हुआ है, और d चाहिए। तो d क्या होता है कि d बराबर हो जाएगा सार अंतर जिसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है 3, उसमें से माइनस कर देंगे पहला पद को, पहला पद है 8, तो 3 - 8 करेंगे तो हो जाएगा
5, तो डी का मान आ गया -5। अब ये सभी का मान रख देंगे इस फॉर्मूला में हम, तो इससे मेरा यस निकल जाएगा, 22 पदों का सम निकल जाएगा। तो एन के जगह पे 22 है तो यहाँ पे हो जाएगा एस 22। 22 पदों का योग निकालना है तो n/2 22/2 2 ये, तो 2 इंटू ये का मान 8 है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, प्लस n-1, n का मान है 22 हो जाएगा 22-1 हो गया ये, इंटू डी का मान निकाले हैं -5 तो ये हो जाएगा -5। 22 को ये 2 से काटेंगे, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिए 11। 2 को 8 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। अब प्लस, ये प्लस है और यहाँ पे गुने माइनस, ये माइनस में 5 है तो प्लस गुने माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 22 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 21 गुने 5, ये 5 का 5 रह गया। अब ये हो जाएगा 11, ये 16 का 16 है, 21 और 5 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 105। अब ये हो जाएगा 11 गुने 16 में से माइनस करेंगे 105 को तो ये हो जाएगा माइनस में 89। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा -979। यही हो जाएगा प्रथम, ये हो जाएगा प्रथम 22 पदों का योग। आगे दिया हुआ है कि बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। दो बिंदु दिया है -3 10 और 6 -8। ये दोनों बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड होगा, तो एक बिंदु ये मान लेते हैं -3 10 हो गया ये, और 6 -8 हो गया दूसरा बिंदु बी। अब ये दोनों बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड हो गया ए बी। अब इस रेखाखंड को बिंदु -1 6 जो है, -1 6 बिंदु, इसको हम पी नाम दे दिए। तो ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, ये अनुपात निकालना है। तो इसको हम मान लिए पहले कि ये m1 अनुपात m2 में बांट रहा है, मान लेंगे कि हम ये m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। तो विभाजन सूत्र से हम फॉर्मूला जानते हैं, m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। अब इसका अगर निर्देशांक x y अगर है तो विभाजन सूत्र से हम जानते हैं कि x y का जो मान होता है वो हो जाता है यहाँ पे m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2, और y का हो जाता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र से फॉर्मूला होता है कि किस अनुपात में बांट रहा है, ये अनुपात निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब इसमें यहाँ पे x और y के जगह पे दिया हुआ है, x और y जो निर्देशांक होता है वो यहाँ पे दे दिया है कि निर्देशांक है -1 और 6। तो हमको ये m1 और m2 का अनुपात निकालना है कि किस अनुपात में बांटेगा। तो जहाँ x y है वहाँ पे हो जाएगा ये -1 और 6। इसमें ये x वाला मान ये हो जाएगा और y का मान ये हो जाएगा। तो x के जगह पे हो गया -1, y के जगह पे हो गया 6। m1x2 ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये होगा x2 y2, और ये इसको मान लिए x1 y1, और ये हो जाता है x और y। तो यहाँ पे m1x2 है, तो m1x2 x2 की जगह पे 6 है तो ये हो जाएगा 6m1। फिर m2 और m2x1 माइनस में है 3 और m2 है, इतना प्लस हो जाएगा -3m2 बटे m1 प्लस m2। अब
y का जब लेंगे हम निर्देशांक लिखेंगे तो ये हो जाएगा m1y2, तो m1 इंटू y2 है -8 प्लस m2y1, m2y1 तो ये है 10 और m2 बटे m1 प्लस m2। अब इसका हम तुलना इससे करेंगे, x का मान ये है और y का मान ये है, तो हम कोई भी एक को लेकर के चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ x का हम मान लेते हैं, तो 1 बराबर हो जाएगा, ये x वाला मान है तो ये हो जाएगा 6m प्लस गुने माइनस, यहाँ हो जाएगा -3m2 बटे m1 प्लस m2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 6m1 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6m1 -3m2, ये 1 से गुना करेंगे तो जो है वही रह जाएगा, और इधर गुना करेंगे जब इसको -1 से तो ये हो जाएगा -m1 -m2। अब ये 6m1 है और इधर है माइनस में m1, ये m1 को जब इधर ले जाएंगे तो 6m1 के साथ ये हो जाएगा प्लस में m1, ये m1 माइनस में था, इधर जाके प्लस में हो गया, बराबर इधर में है -m2 और इधर में है -3m2, ये -3m2 इधर आएगा तो हो जाएगा +3m2। अब 6m1 और 1m1 दोनों मिलकर के हो जाएगा 7m1 बराबर इधर हो जाएगा 3m2 प्लस में है और 1m2 है माइनस में, तो ये हो जाएगा 3 में से 1 चल जाएगा तो 2m2। अब m1 और m2 का अनुपात निकालना था तो हम ये m1 बट्टे m2 लिख देंगे, ये 2 जो है यहाँ था वहीं रह गया, इस 7 को यहाँ से हटाएंगे तो ये यहाँ पे गुना में इधर आकर के हो जाएगा भागा में, तो m1 अनुपात m2 निकल गया 2:7, ये हो जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यही अनुपात में बांटेगा, एक हो जाएगा 2, ये अनुपात हो जाएगा 7। आगे दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए cos a बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बाय cos a बराबर 2 sec ये होगा, ये सिद्ध करके दिखाना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम LHS से लेकर के चलते हैं। पहले LHS में दिया हुआ है cos a बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बाय cos a, ये जो LHS में दिया है उसको हम लिख लिए पहले। अब इसको हल करने के लिए ये भिन्न का जोड़ जो होता है वो हम भिन्न का जोड़ करेंगे। यहाँ पे पहले भिन्न का जोड़ करने के लिए नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम नहीं निकलता है तो हम दोनों को गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर भी वैसे ही दोनों को हम गुना में लिख देंगे, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ये हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे पहले 1 प्लस साइन ए से, जब इसको 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको हम डिवाइड करेंगे अगर कॉस ए से, तो कॉस ए और कॉस ए खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए को इस 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए रह गया प्लस ये अब हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2ab तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ये बटे ये जो है नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू
कॉस ए और नीचे में जो है वही रह गया। अब ये साइन स्क्वायर ये है यहाँ और यहाँ है कॉस स्क्वायर ये दोनों को एक साथ में हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये। अरे 1 का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, साइन ए का साइन ए रह गया, बटे नीचे में हो गया जो है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए वही रह जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इतना ये पूरा के जगह पे हो जाएगा 1, और ये प्लस 1 है सो प्लस 1 प्लस 2 साइन ए का 2 साइन ए हो गया, नीचे में जो है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए वही रह जाएगा। अब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए का 2 साइन ए रहने दिए, नीचे में हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 2 दोनों जगह है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे बच जाएगा साइन ए, 2 कॉमन में चला गया तो ये हो जाएगा साइन ए, बाय नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया 2, यहाँ पे नीचे में हो गया ये कॉस ए, तो ये 2 का 2 हो गया इंटू 1 बाय कॉस ए। अब 1 बाय कॉस ए बराबर होता है फॉर्मूला सेक ए, तो 2 का 2 रह गया और ये हो गया सेक ए। यही हम लोग को सिद्ध करके लाना था RHS में 2 सेक ए, तो यहाँ पे आ गया बराबर RHS, ये हो गया सिद्ध। आगे हमको सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कोई भी एक वृत्त है, इस पर जब बाहरी कोई भी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अब यहाँ सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर होगा, यानी कि एक स्पर्श रेखा पी और एक पीबी है, तो दोनों का लंबाई बराबर होगा, यानी पीए बराबर पी हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम जो कि दिया है, ये एक वृत्त दिया हुआ जिसका केंद्र है यहाँ पे मान लेते हैं O है, O केंद्र वाला वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त है। अब इसमें हमको स्पर्श रेखा 2 है PA और PB, और इसका केंद्र है वो, अब यहाँ पे दिया हुआ है ये हो गया, फिर रचना करना होगा हमको, यहाँ पे रचना करेंगे। सिद्ध हमको पहले क्या करना है, सिद्ध करना है हमको यहाँ पे कि PA और PB ये दोनों बराबर होगा, तो PA PB दोनों को बराबर करने के लिए कुछ रचना हम करेंगे, वो रचना को हम यहाँ पे लिखते हैं। रचना क्या करेंगे कि इस O को A से मिला देंगे और O से हम B को भी मिला देंगे और O से P को भी मिला देंगे, ये तीनों को हम मिलाएंगे। तो रचना क्या करेंगे, रचना किए क्या कि OA OB तथा OA OB तथा OP को मिलाया, ये तीनों को हम मिला देंगे। यहाँ सिद्ध करना है वो हम लिख दे लेंगे, पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको PA बराबर PB, PA बराबर PB, यही चीज हमको सिद्ध करके लाना है। उसके लिए रचना हम किए OA और OB और OP तीनों को मिला दिए हैं। अब यहाँ पे हम प्रमाण कर रहे हैं, दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे सिद्ध कर रहे हैं। सो अब ये 2 त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज इधर का हो गया, एक त्रिभुज ये नीचे वाला हो गया। दोनों त्रिभुज में क्या होगा कि ये वाला जो कोण होगा, इसका कोण ये और इसका कोण B, ये हो जाएगा दोनों का 90-90 डिग्री।
इसलिए 90 डिग्री होगा कि कोई भी वृत्त में जब स्पर्श रेखा जो है वो जहाँ पे वृत्त को स्पर्श करता है उस बिंदु को जब केंद्र से मिलाते हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये भी त्रिज्या है और ये है स्पर्श रेखा, तो ये त्रिज्या भी इस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जहाँ पे स्पर्श करता है स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे स्पर्श बिंदु ये हो गया, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के साथ, और वो भी त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो प्रमाण में हम ले लेंगे पहले त्रिभुज, इसका नाम लिख देते हैं PAO, त्रिभुज PAO एवं त्रिभुज PBO एवं त्रिभुज PBO में, ये दोनों त्रिभुज में हम लेकर के चलते हैं। इस त्रिभुज का P से O, ये त्रिभुज के लिए, और इस त्रिभुज का P से O, ये दोनों भुजा, ये भुजा जो है वो दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे PO बराबर PO, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कहते हैं जो दोनों में है। तो ये भुजा इस त्रिभुज के लिए भी है और यही भुजा इस त्रिभुज के लिए भी, तो जितना इस त्रिभुज के लिए होगा उतना ही इस त्रिभुज के लिए भी होगा। तो दोनों त्रिभुज के लिए ये भुजा हो गया बराबर। और क्या क्या बराबर है, इस त्रिभुज का OA और इस त्रिभुज का OB, ये दोनों बराबर होगा, इसलिए कि ये OA भी है त्रिज्या और OB भी है त्रिज्या। तो किसी भी वृत्त का त्रिज्या जो है वो सब बराबर होता है। तो ये OA और OB, OA बराबर OB, ये दोनों है इस वृत्त के लिए त्रिज्या। तो दोनों त्रिज्याएं हैं OA और OB, तो किसी भी वृत्त का सब त्रिज्या बराबर होता है, तो इसलिए ये दोनों हो जाएगा बराबर। उसके बाद इस त्रिभुज का कोण ये और इस त्रिभुज का कोण B, ये भी दोनों हो जाएगा बराबर। कोण ये बराबर कोण B, क्यों? क्योंकि ये कोण, दोनों कोण जो है वो समकोण है। ये प्रमेय से हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो दोनों समकोण हो, इसीलिए दोनों कोण हो जाएगा बराबर। तो ये कौन सा सर्वांग समतल का नियम यहाँ लागू हो रहा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कोण इसका भी 90 डिग्री, एक कोण इसका भी 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कहते हैं कर्ण। तो ये भी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, ये इसका कर्ण हो गया। तो ये हो गया राइट एंगल, ये R हो गया। ये कर्ण को H से सूचित करते हैं जो कि हाइपोटेनस होता है। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस, और एक RHS, S मतलब एक कोई भी साइड। तो RHS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज हो जाएगा सर्वांग सम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से त्रिभुज PAO सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PBO। ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों हो जाएगा त्रिभुज, ये सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम हो गया तो इस त्रिभुज का संगत भुजा इस त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर होगा। अब संगत भुजा कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज का PA भुजा इस त्रिभुज का PB भुजा के बराबर हो गया। तो इसलिए PA बराबर PB, ये हो जाएगा CPCT से। CPCT जानते हैं, ये कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होता है, तो इसलिए CPCT से ये PA बराबर हो जाएगा PB। और वही चीज हमको सिद्ध करना था, तो ये हो गया मेरा सिद्ध हो गया। आगे क्वेश्चन है द्विघात। अभी आ गया ये सेक्शन D में, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और ये 5 नंबर वाला कुल 4 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, 20 नंबर का ये रहेगा। तो यहाँ पे दिया है द्विघात समीकरण 3x² -
4√3x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर निकालना है, मूलों की प्रकृति बताना है तथा द्विघाती सूत्र से इसका मूल भी ज्ञात करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें 3 चीज निकालने के लिए दे दिया। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसका सबसे पहले हमको विविक्तर निकालना है। विविक्तर को d से हम लोग सूचित करते हैं, तो d का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये कहते हैं जो x² के साथ गुना में रहता है, तो यहाँ पे ये बराबर है मेरा 3, b जो रहता है x के साथ गुना में, तो b बराबर है यहाँ पे -4√3 और c हो जाता है जो कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे है 4। ए बी सी दोनों अलग कर लिए तीनों को। अब इसे d हमको सबसे पहले विविक्तर निकालना है, तो d बराबर हो जाता है b² माइनस 4ac। अब b का है मान -4√3, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ये है 3 इंटू c का मान है 4, तो ये हो जाएगा d बराबर -4√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये माइनस का स्क्वायर होकर के हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चक 16, और √3 का स्क्वायर जब होगा तो इसका स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 3, तो ये 4 चक 16 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 16 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 48। ये हो जाएगा 48 माइनस इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 48। तो 48 में से जब 48 को ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा 0। डी का मान निकल गया मेरा यहाँ पे 0, तो ए के आंसर यहीं पे हो गया। विविक्तर जो निकालना था वो मेरा आ गया 0। अब दूसरा फिर पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति भी बताना है, कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। हम जानते हैं कि जब डी अगर 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और समान होगा, समान यानी कि बराबर। तो मूलों की प्रकृति हो जाएगा, मूलों की प्रकृति यह हो जाएगा मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यही हो जाएगा मूलों की प्रकृति। जब d बराबर 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर d माइनस में कुछ आ जाता है यानी 0 से छोटा तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता और उसको आगे निकालने की जरूरत नहीं होता। और यहाँ पे तीसरा है कि अगर d ग्रेटर देन 0 आया रहता, 0 से बड़ा कुछ भी अगर आया रहता तो भी मूल वास्तविक होता, लेकिन वो समान नहीं होता, अलग अलग होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि d 0 आ गया है तो इसका मूल है सो वास्तविक और समान होगा। अब जब वास्तविक समान होगा तो द्विघाती सूत्र से मूल भी निकालना है, तो अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से मूल का फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2। ये फॉर्मूला है, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला है, याद रखना है इसको। फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ देता है। तो यहाँ पे -b का मान है -4√3, तो ये माइनस फॉर्मूला वाला है वो माइनस हम पहले लिख दिए। उसके बाद यहाँ b का मान है माइनस में, तो वो माइनस फिर हम अंदर में लिख रहे हैं 4√3 प्लस माइनस √d का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/2a। a का मान 3 है, यहाँ पे हो जाएगा 3। इससे हो जाएगा x बराबर माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 4√3 और नीचे में है 2 इंटू 3। ये 4 को 2 से काटेंगे ये 2 हो जाएगा। अब ये आ गया 2√3/3। अब इसको हम क्या करेंगे कि 2√3 जो है ऊपर में 2√3 रहने दिए,
और नीचे जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं 3√3 इंटू √3, क्योंकि जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 को हम लिख दिए √3 इंटू √3। अब ये √3 और ये √3 कट जाएगा तो मेरा आ जाएगा 2/√3। यही हो जाएगा इसका मूल। अब दूसरा मूल क्या होगा, जब ये d का मान चूंकि बराबर आ चुका है तो इसीलिए दूसरा मूल भी वही होगा, 2√3 ही होगा। तो इसका दोनों मूल निकल गया 2/√3, 2/√3। आगे दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। ये जो जैसा जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे बनाते चलेंगे। पहले फिगर इसका बनाना है। सबसे पहले कि 1.5 मीटर का है एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर ये प्रेक्षक है। ये एक चिमनी है, यहाँ पे ये चिमनी लगा हुआ है। चिमनी भट्ठा वाला जो रहता है मान लेते हैं वो चिमनी है कोई भी चीज़ का। तो ये चिमनी से 28 मीटर की दूरी पर है प्रेक्षक। ये प्रेक्षक जो है वो इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये दूरी हो गया दोनों के बीच 28.5 मीटर। ये भी हो गया प्रेक्षक और ये CD हो गया चिमनी। तो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। अब प्रेक्षक की आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब प्रेक्षक का आंख जो यहाँ पर इतना 1.5 मीटर लंबा है तो आंख यहाँ पर हो गया इसका। यहाँ से चिमनी के शिखर का, चिमनी का शिखर ये है चिमनी CD, तो इसका शिखर यहाँ पर होगा। तो यहाँ से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। ये प्रेक्षक इधर देखता क्षैतिज में, लेकिन जब वो ऊपर देख रहा है तो यहाँ पे ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये हो गया 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चिमनी की ऊंचाई निकालना है तो चिमनी CD है तो ये CD का ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि हम माना AB प्रेक्षक है, माना AB प्रेक्षक की ऊंचाई है, प्रेक्षक की ऊंचाई है। प्रेक्षक का ऊंचाई ये भी हो गया जो कि दिया हुआ है 1.5 मीटर। और CD है वो है चिमनी। CD हो गया चिमनी की ऊंचाई और यही हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए ये जब 1.5 मीटर है तो जिसको जब यहाँ से इसका ऊंचाई भर यहाँ जब मिलाएंगे इसको, तो ये यहाँ से यहाँ जब 1.5 मीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1.5 मीटर। इसका यहाँ पे मान लेते हैं हम दे दिए भी, इस जगह का नाम यहाँ पे हो गया E। दूसरी बात है कि जब ये चिमनी से प्रेक्षक का दूरी 28.5 मीटर ये है तो ये भी दूरी हो जाएगा 28.5 मीटर। ये भी हो गया 28.5 मीटर। अब हमको चिमनी का ऊंचाई निकालना है तो चिमनी का ऊंचाई CD हो गया। अब CD निकालने के लिए C से E का दूरी 1.5 मीटर है जब ये, तो ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर। ये मेरा निकल चुका है। अब ये हमको D से E का दूरी निकालना है। तो DE का दूरी निकालने के लिए हम त्रिभुज ले लेंगे BDE, ये वाला त्रिभुज को लेंगे। अब करेंगे त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE इस त्रिभुज को लेंगे। अब इसमें ये कोण मेरा 45 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला दूरी हमको निकालना है। तो जब इस कोण को लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण है, यहाँ हो जाएगा ये 90 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो लंब और आधार दो चीज से हमको जरूरत है। तो ले लेंगे यहाँ पे हम tan को। tan 45 डिग्री, tan का होता है लंब बटा, tan का होता है लंब बाय आधार। यहाँ पे लंब हो जाएगा DE
बटा आधार हो जाएगा BE। अब tan 45 डिग्री का मान होता है 1। D से डी का दूरी हमको नहीं पता है कितना है, वो D निकालना है हमको। D रह जाएगा बटे BE जब ये 28.5 था तो ये भी 28.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा DE बराबर 28.5 मीटर। DE निकल गया मेरा 28.5। अब हमको ज़रूरत है D से C, ये चिमनी का ऊंचाई निकालना है, तो DC बराबर हो जाएगा DE प्लस EC। ये दोनों को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा DC। तो लिखेंगे इसलिए चिमनी की ऊंचाई DC बराबर DE प्लस EC हो जाएगा, DE प्लस EC। अब DE का मान निकाले अभी हम 28.5 मीटर, तो 28.5 हो गया, प्लस EC का मान ये 1.5 था तो ये भी 1.5 है, तो ये हो गया 1.5। 28.5 और 1.5 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर, 30 मीटर हो जाएगा चिमनी का ऊंचाई। आगे है क्वेश्चन, एक ठोस जो है वो एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस जो है वो एक अर्धगोला पर खड़ा शंकु के आकार का है। सबसे पहले एक अर्धगोला बना लिए, इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है, उस आकार का है ये ठोस। इसके ऊपर एक शंकु बना दिए। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला बनाए, इस पर एक शंकु खड़ा कर दिए, इसी आकार का है एक ठोस, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। जिनकी त्रिज्याएं मतलब अर्धगोला की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या जो है वो है 1 सेंटीमीटर। तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई ये हो गया, यहां से यहां तक हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी जितना ये त्रिज्या है उतना ही इसका ऊंचाई भी है। तो जब त्रिज्या 1 है तो ऊंचाई भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये जो पूरा ठोस है इसका आयतन निकालना है पाई के पदों में। तो दिया हुआ क्या है, अर्धगोला का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर है। तो दिया है क्या कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। दोनों का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, फिर शंकु की ऊंचाई भी दिया हुआ है कि वो भी है शंकु की ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, तो h बराबर दिया हुआ है, जितना इसका त्रिज्या है उतना ही ऊंचाई भी है, तो ये भी है 1 सेंटीमीटर। तो इस पूरे ठोस का आयतन निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये पूरे का आयतन निकालने के लिए अर्धगोला का आयतन निकालेंगे और शंकु का आयतन निकालेंगे, और दोनों का आयतन को जोड़ देंगे, वही हो जाएगा इस ठोस का आयतन। तो लिखेंगे इसलिए ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सभी का मान रख देंगे, ये हो गया 2/3 पाई का पाई आर क्यू, अर्धगोला का आर, इसका त्रिज्या, दोनों का तो त्रिज्या एक ही है, तो ये हो जाएगा 1 का क्यू, 1 का क्यू तो 1 ही हो जाएगा।
प्लस 1/3 पाई आर क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर है शंकु के लिए, शंकु का भी आर एक ही है तो एक स्क्वायर गुने एच, शंकु का ऊंचाई ये भी एक है तो ये भी हो गया एक। अब ये हो गया 2/3 पाई का पाई रह गया, एक का क्यू करेंगे तो वो एक ही होगा, प्लस यहाँ पे पाई/3 हो गया, एक का स्क्वायर और एक करके एक से गुना करेंगे तो वो एक ही हो जाएगा, तो ये हो गया सिर्फ पाई/3। अब पाई का मान यहाँ पे कुछ रखना नहीं है हमको, इसलिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था पाई के पद में ही इसका आयतन निकालना है, तो यहाँ भी है पाई/3, यहाँ भी है पाई/3, तो पाई/3 को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस यहाँ पाई/3 चल गया कॉमन तो बच गया 1, तो ये हो जाएगा पाई/3 इंटू 2 + 1 3 हो जाएगा, ये 3 और 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आंसर आ जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई घन सेंटीमीटर आयतन, इसका यही हो जाएगा आंसर। तो ये ठोस का आयतन हो जाएगा सिर्फ पाई घन सेंटीमीटर। आगे लास्ट क्वेश्चन है माध्यिका निकालना। माध्यिका दिया हुआ है तो x और y का मान निकालना है, दिए गए बंटन का माध्यक, माध्यक यानी कि माध्यिका जिसको कहते हैं वही है माध्यक, तो माध्यक 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। माध्यक दिया हुआ है तो x और y का मान निकालना है। माध्यक का ये क्वेश्चन अगर रहेगा तो सबसे पहले ये जो टेबल दिया हुआ है इसको हमको फिर से बनाना पड़ेगा, ऐसे इधर लिख देंगे वर्ग अंतराल, ये हो जाएगा बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी f जिसको कहते हैं, और माध्यक में एक और निकालना पड़ता है, कॉलम बना करके निकालना पड़ेगा, एक संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ये CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बारंबारता दिया हुआ पहले वर्ग अंतराल है 0 से 10, फिर है 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता दिया है इसका 5, ये है ये x, ये है 20, ये 15, y 5, और योग दिया हुआ बारंबारता का योग जो है वो टोटल है 60, तो योग ये दिया हुआ है 60। अब संचयी बारंबारता निकालना होगा एक कॉलम में। संचयी बारंबारता क्या होता है कि पहला जो बारंबारता है वो तो संचय बारंबारता में भी वही रह जाएगा, बाकी अब आगे का जो संचय बारंबारता निकलेगा वो इसका संचय बारंबारता निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना बारंबारता है वो सभी को जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे, वही हो जाएगा संचय बारंबारता। तो यहाँ 5 था और इसका x है तो ये हो जाएगा 5 + x। अब अगला का निकालना है इसका संचय बारंबारता, तो यहाँ से यहाँ तक का बारंबारता को जोड़ के जो होगा वही यहाँ पे संचय बारंबारता हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जोड़ करके लिख चुके हैं 5 + x, उसमें ये 20 भी जुट जाएगा तो हो जाएगा 20 और 5 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 + x। अब यहाँ तक जुट चुका है, इसमें फिर 15 और जुट जाएगा तो 25 में से फिर 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 + x। अब इसमें फिर y को जोड़ देंगे, 40 + x में y को जोड़ना है तो ये हो जाएगा 40 + x + y। अब फिर इसका जब निकालना संचय बारंबारता तो इसमें फिर 5 जुड़ जाएगा तो 40 और 5 45 हो जाएगा, 45 + x + y। अब यहाँ पे जो 60 दिया हुआ है, योग जो 60 दिया हुआ है, मतलब ये x और y का मान तो हमको अभी पता है नहीं, इसका मान निकालना है, लेकिन x और y का मान निकाल करके जब रखेंगे तो उसके बाद ये सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 60। तो यही जो सब बारंबारता जो है वो यहाँ लास्ट में जो आता है
वो ये सभी का योग के बराबर आता है ये। तो ये सभी को जोड़ करके 45 प्लस एक्स प्लस वाई आया, और यही सभी को जोड़ने से ही जो है वो 60 आएगा, ये चीज दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 60। ये योग जो 60 दिया हुआ है सभी बारंबारता का योग है 60। अब सभी बारंबारता को जोड़ने से यही आएगा मेरा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये दे दिया है 60, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 में से ये 45 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 15। इसको मान लिए एक समीकरण 1। अब जो बारंबारता का योग जो 60 दिया हुआ है उसको n से सूचित करते हैं, तो n बराबर हो गया यहाँ पे मेरा 60 दिया हुआ है। अब निकालना है हमको माध्यक का फॉर्मूला लगा करके। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है इसका L प्लस ये हो जाएगा n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब यहाँ n/L/2 CF/H ये सब क्या होता है ये बता दे रहे हैं। L जो है वो हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की। CF जो है वो संचय बारंबारता होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और H होता है वर्ग माप। जैसे यहाँ वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस जो है वो कितना है वही होगा इसका वर्ग माप H। तो सबसे पहले हमको यहाँ माध्यक वर्ग हमको निकालना होगा कि कौन सा होगा, उसके बाद ही ये सब फिर आगे निकाल सकेंगे हम। तो माध्यक वर्ग यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है कि माध्यक है 28.5, यहाँ माध्यक दिया हुआ है कि 28.5 है। तो माध्यक वर्ग कौन सा होगा, जिस वर्ग में 28.5 से आएगा वही वर्ग होगा माध्यक वर्ग। तो 28.5 जो है वो 20 और 30 के बीच में आएगा, 28.5 इसी में आएगा, तो यही हो जाएगा यहाँ पे मेरा माध्यक वर्ग। यहाँ पे माध्यक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। क्यों 20 से 30 होगा, क्योंकि दिया हुआ है कि माध्यक है 28.5, तो 28.5 20 से 30 वाला ही वर्ग अंतराल में आएगा 28.5, इसीलिए यहाँ हो जाएगा माध्यक वर्ग मेरा 20 से 30। अब जब माध्यक वर्ग 20 से 30 हो गया तो L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L हो जाएगा 20, तो हो जाएगा L बराबर 20। अब CF जो है वो होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। तो यहाँ पे माध्यक वर्ग है 20-30, उससे पहले वाला वर्ग है 10-20, इसका संचय बारंबारता है 5 प्लस एक्स, तो CF हो जाएगा 5 प्लस एक्स। उसके बाद F है, तो F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग का बारंबारता 20 है, तो F बराबर हो जाएगा 20। और H होता है वर्ग माप, ये जो 20 से 30, 30 से 40, इसका वर्ग माप 10 है, 10 का अंतर हो रहा है सब में, तो इसका वर्ग माप हो जाएगा 10। अब यहाँ पे माध्यक बराबर दे दिया है कि माध्यक है 28.5, तो माध्यक का फॉर्मूला बैठाएंगे अब हम। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो माध्यक का मान दिया हुआ मेरा यहाँ पे 28.5 है, ये चीज दिया हुआ है। उसके बाद मान रखेंगे हम L का मान 20 हो गया यहाँ पे, 20 प्लस n/2, n कहते हैं जो कुल योग है बारंबारता का, उसको n कहते हैं, तो n 60 दिया हुआ, तो n/2 मतलब 60/2 माइनस CF है 5 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स बटे F है बारंबारता यहाँ पे 20 इंटू H वर्ग माप है 10।
अभी 60 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 30 माइनस 5। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस x बटे 20 गुने ये 10। ये 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 20 प्लस 30 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 25 माइनस x बटे 2। और इधर दिया हुआ है माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो 28.5 बराबर हो जाएगा, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये 20 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 40 प्लस 25 माइनस x बटे 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 28.5 के साथ 2 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 57 बराबर 40 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65 माइनस x। इससे हमको x का मान निकालना है, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 57 माइनस 65 बराबर माइनस x। ये माइनस में हो जाएगा -8 बराबर माइनस x। ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, इसलिए निकल जाएगा x बराबर 8। x और y दोनों का मान निकालने बोला था, तो ये x का मान निकल गया मेरा 8। अभी इस x के इस मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में। ये जो समीकरण निकाले थे x प्लस वाई बराबर 15, इसमें x का मान रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 15 था, तो x की जगह पे हम 8 रख देंगे, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, इसलिए y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8 बराबर 7। इसलिए x बराबर आ गया 8 और y बराबर आ गया 7। यही हमको x और y का मान निकालना था। थोड़ा सा लंबा है, ये बारंबारता जो दिया हुआ है तो इससे निकालना हो, माध्यक दिया हुआ था तो इससे x और y का मान निकालना था। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा अगर ये पूछेगा तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन ये सारा खत्म हो गया। टोटल 52 क्वेश्चन तक दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, वहाँ पे कि बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन तीनों में जितना क्वेश्चन सॉल्व करना है उससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। 2-2 क्वेश्चन तीनों सेक्शन में ज़्यादा दिया हुआ रहता है, ताकि ये 6 क्वेश्चन में से कोई भी 4 का आंसर देना है, इसीलिए वहाँ पे 52 क्वेश्चन तक रहेगा। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, इसीलिए 46 क्वेश्चन में सारा खत्म हो गया। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सारा बढ़िया से देख लेना है, पूरे बुक से मिला करके जैसा एग्जाम में पूछेगा हर चैप्टर से उस तरह से दिया हुआ है, इसीलिए बढ़िया से इसको देख लेना है और तैयारी में अपना लगे रहना है। आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट जो है वो अपलोड करते रहेंगे हम। धन्यवाद।